हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग झारखंड में पढ़ रहे हैं सारे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये आपका साइंस का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करने वाले हैं। इसमें बताया गया जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन आपके PYQ पे आधारित हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उसमें सारा का सारा जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बन सकता है, उन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग कवर अप करने का कोशिश किए हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन के एक अणु में जो है ना ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर इसमें हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यह आपका आणविक ऑक्सीजन के साथ सौर पराबैंगनी विकिरण के माध्यम से प्राकृतिक रूप से बनता है। ठीक है, वहीं ओजोन हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी बचाता है। याद रखिएगा, ओजोन क्या करता है तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि डैश धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो देखिए वो क्या होता है, तो वो आपका तन्यता होता है ना। तन्यता क्या होता है, तो तन्य बल एक प्रकार की बाहरी भौतिक शक्ति को संदर्भित करती है जो किसी पदार्थ पर उसकी सतह से दूर खींचने की दिशा में लागू होती है। जैसे कि तार ना, तार को आप खींच के पतले पतले उसको कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। तो यानी कि आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी की तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों में बनाया जा सकता है। चलिए इसी में एक और टॉपिक हम लोग देखते हैं कि किसी पदार्थ को दबाने पर, या उसको बोल सकते हो संपीड़क प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलाने का गुण जो है वो आपका आघातवर्धीनता कहलाता है। तो याद रखिएगा, आघातवर्धीनता का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबाकर या फिर उसके लंबवत दिशा में फैलाने के गुण को आघातवर्धीनता कहा जाता है ना। वहीं चालकता को विद्युत चालन के माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और यह किसी सामग्री की धारा को प्रवाहित करने की क्षमता जो है उसी क्षमता को दर्शाता है। वहीं परिष्करण उच्च शुद्धता वाले धातुओं को प्राप्त करने के लिए धातुओं से अशुद्धियों को दूर करने की एक प्रक्रिया है। तो इन सारे टॉपिक को आप इस क्वेश्चन के अंदर जरूर से समराइज करिएगा ना। चलिए वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि सबसे दुर्बल तत्व कौन सा होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सबसे दुर्बल तत्व की बात करते हैं तो वह आपका स्टैटिन होता है। स्टैटिन क्या होता है, तो देखिए स्टैटिन जो है वो आपका पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे दुर्लभ तत्व होता है, जो केवल विभिन्न भारी तत्वों के क्षय उत्पाद के रूप में होता है। वहीं स्टैटिन के सभी समस्थानिक जो है वो आपके अल्पकालिक होते हैं। क्या होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका स्टैटिन हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। देखिए, अगर हम लोग उपधातु की बात करते हैं तो यहाँ पे उपधातु जो है वो आपका सिलिकॉन हो जाएगा। उपधातु में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण जो है वो पाए जाते हैं। सिलिकॉन के अलावा आपका एग्जाम्पल में बोरॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, और आपका टेल्यूरियम हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा, और आपका स्टैटिन हो जाएगा। ये सारे जो है वो आपके उपधातु है ना। इन सारे उपधातु को आप इस क्वेश्चन के अंदर जरूर से समराइज कीजिएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार जो है वो पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग विंडो क्लीनर की बात करते हैं तो विंडो क्लीनर में जो है ना वो आपका अमोनियम डाइऑक्साइड, जिसे NH2OH बोलते हैं, ये आपके पाए जाते हैं ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला MgOH2 होता है, कब्ज और आपका एसिड अपच के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। सोडियम डाइऑक्साइड यानी NaOH जो है वो आपके साबुन, रेयन, कागज, विस्फोट करने वाले उत्पाद, रंग और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करने के लिए उपयोग में किया जाता है ना। वहीं अगर हम लोग कैल्शियम डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम डाइऑक्साइड जो है वो आपका बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसे ना। इसका फॉर्मूला CaOH2 होता है ना। इसका प्रयोग जो है वो आपका एसिड के कारण
होने वाले जलन और घावों के उपचार के लिए एक एंटीसिड के रूप में जो है वो किया जाता है। इसे याद रखिएगा ना। ये सारे टॉपिक जो है वो आपके बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। हो सकता है इसमें से कोई भी टॉपिक आपका नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में पूछते, तो सारे टॉपिक को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जरूर से ध्यान में रखिएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के बीच लवण और जल प्रदान करने की अभिक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो एक आपका होता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण एक ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जो है वो होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक आयनिक यौगिक और संभवतः पानी जो है वो प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया ना। वहीं अगर हम लोग देखते हैं तो एक संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जहाँ दो या दो से अधिक तत्व या बोल सकते हो यौगिक मिलकर एक एकल यौगिक जो है वो बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, H2+O अगर हम लोग करेंगे तो ये मिलकर के क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा ना। तो इस तरह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जो H2O बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे ना। वहीं अगर विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन मतलब अलग होना ना, तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें परमाणु या परमाणुओं का एक समूह एक अणु में दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित होता है। यानी एक अणु होगा, उसका दूसरा परमाणु जो है वो उससे अलग हो जाएगा। ठीक है। वहीं एक अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो इसमें आप 3 टॉपिक को याद रखिएगा। पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। इन तीनों अभिक्रियाओं को इस क्वेश्चन के अंदर आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच सबसे अधिक होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग सबसे अधिक पीएच की बात करते हैं तो वह है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ना। इसका पीएच मान कितना होता है? तो यह आपका 10.5 होता है, जो आपका सबसे उच्चतम आपका पीएच मान होता है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह आपका प्राकृतिक में क्षारीय होता है ना। वहीं अगर हम लोग मानव रक्त की बात करते हैं तो मानव रक्त का पीएच मान जो है वो आपका 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2 से 3 होता है और आपका संतरे के रस का पीएच मान जो है वो 3.3 से लेकर के 4.2 तक होता है। इस टॉपिक को आप इस क्वेश्चन के अंदर जरूर से याद रखिएगा। ये सारा टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए वही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि उस विधि की पहचान करें जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिक को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है। किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो देखिए एक आपका होता है अवसाद, जिसे सेडिमेंटेशन बोलते हैं। वह प्रक्रिया होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो कण के एक तरल से अलग हो जाते हैं ना। वहीं अगर हम लोग ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, तो एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें कोई पदार्थ जो है वो आपका मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो किसी विलयन या गलित धातु में से प्राकृतिक या बोल सकते हो कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को क्रिस्टलन या फिर क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं ना। वहीं अगर हम लोग आसवन की बात करते हैं, जिसे डिस्टिलेशन बोलते हैं, यह एक तरल मिश्रण से घटकों या बोल सकते हो पदार्थों को चयनात्मक उबलने और संक्षेपण का उपयोग करके अलग करने की प्रक्रिया होता है। यानी अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपका अवसाद यानी सेडिमेंटेशन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट यानी नोबेल रासायनिक तत्व है? तो जी हाँ, अगर हम लोग नोबेल रासायनिक तत्व की बात करते हैं तो यह आपका नियॉन हो जाएगा ना। आवर्त सारणी के ग्रुप 8A के उत्कृष्ट गैसों या फिर अक्रिय गैस है ना, जिसमें आपका हीलियम आता है, नियॉन आता है, ऑर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेरान आता है, रेडॉन आता है। ये तत्व वस्तुतः अनेक तत्वों या यौगिकों के प्रति क्रियाशील होते हैं ना। इसे याद रखिएगा इन 8 नामों को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि एक समूह 16 तत्वों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जी हाँ, अगर हम लोग बाहरी तत्व के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो समूह 16 के तत्व के सबसे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। वहीं समूह 16 के तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम ये सारे हैं ना,
वहीं इसमें नेक्स्ट टॉपिक याद रखिएगा कि दिमित्री मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है वो कहा जाता है ना। आपसे क्वेश्चन में आए कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है, तो वो आपके दिमित्री मेंडलीफ है ना। वहीं अगर हम लोग आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त 7 आवर्त सारणी की एक क्षैतिज पंक्ति है ना, एक समूह 18 आवर्त सारणी की एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति है ना। अगर हम लोग क्षैतिज पंक्ति की बात करते हैं तो उसमें 7 आवर्त हैं, अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं तो इसमें आपके 18 समूह है, याद रखिएगा ना। ये सारे आवर्त सारणी की बात करी गई है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्न में से किसमें सबसे कम गलनांक होता है। अगर हम लोग गलनांक की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जिंक विद्युत का सुचालक होता है ना, और एक धातु के लिए जिंक का गलनांक अपेक्षाकृत 419.5 डिग्री सेल्सियस होता है ना, लेकिन टीन की तुलना में जिंक का गलनांक जो है वो अधिक होता है। यहाँ पे कम पूछा गया है, यानी टीन में जो है वो आपका 232 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका टीन ना, क्योंकि इसमें सबसे कम पूछा गया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता तो जिंक होता, कम पूछा गया इसलिए टीन होगा ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ डैश कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं, तो जी हाँ, तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा हो गया, ग्रीस हो गया या फिर तेल जैसे ठोस पदार्थ जो है वो आपके अपंग कहलाते हैं, याद रखिए। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं यूरिया, जिसे कार्बामाइड के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अणु है ना, जो प्रोटीन चयापचय द्वारा निर्मित होता है और आपका स्तनधारी में प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है। वहीं खाद मिट्टी को उर्वरित करने और सुधारने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का मिश्रण होता है। अगर हम लोग यहाँ पे पीट देखते हैं तो पीट आपका आंशिक रूप से सड़ी हुई वनस्पति और आपका कार्बनिक पदार्थों का संचय है ना, इसे आप याद रखिएगा। ये सारा टॉपिक जो है इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट आपके पास के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, नहीं है, तो जी हाँ, यहाँ पे आपका है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो आपका बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। बेकिंग सोडा में 4 घटक होते हैं, जिसमें आपका सोडियम आता है, हाइड्रोजन आता है, कार्बन आता है और आपका ऑक्सीजन आता है। क्या नहीं आता है, तो कैल्शियम नहीं आता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि एथलीट फुट डैश के कारण होने वाली बीमारी है। बताइए किसके कारण होने वाली बीमारी, तो जी हाँ, अगर हम लोग एथलीट फुट की बात करते हैं तो यह आपका एक ही प्रकार के कवक, जिसे डर्माटोफाइट्स बोलते हैं, के कारण होता है। कवक के कारण होने वाले अन्य बीमारियों जैसे दाद हो गया, ईस्ट हो गया, संक्रमक हो गया, ओनिकोमाइकोसिस हो गया और आपका जॉब खुजली हो गया, स्पर्गिस संक्रमण हो गया और आपका कोक्सीडियोडोमाइकोसिस हो गया और स्पैरोट्रिकोसिस हो गया, वैली फीवर हो गया और आप हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया आदि। इस तरह के रोग जो है इसके कारण ये सारी बीमारियां जो हैं वो हो सकते हैं ना, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वह है आपका कवक। इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवक ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि वह आपका अंतःद्रव्य जालिका ना। अंतःद्रव्य जालिका जो है वो कोशिका में सबसे बड़ा अंग है और आपका प्रोटीन संश्लेषण, परिवहन, प्रोटीन तह, लिपिड और आपका स्टेरॉइड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट चयापचय और कैल्शियम भंडारण का एक प्रमुख स्थल है। तो याद रखिए किन किन चीज़ों का ये प्रमुख स्थल है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, उन्हें कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। उसे प्लेटलेट्स कहते हैं ना। प्लेटलेट्स जो है वो आपका छोटी रक्त कोशिकाएँ होती हैं जो रक्त स्राव को रोकने के लिए शरीर को थक्के बनाने में मदद करती है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जी हाँ, अगर हम लोग मानव के हाथ की हड्डियों की बात करते हैं तो वो टोटल आपके 27 हड्डियां होते हैं। कल्प्स की बात करते हैं तो कल्प्स या फिर कलाई में 8 होते हैं। वहीं मेटाकल्प्स या फिर हथेली में 5 होते हैं और शेष 14 जो है वो आपके डिजिटल हड्डियां हैं जो आपके उंगलियां और अंगूठे में होती है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि मेसोफिल कोशिकाएं किसी पौधे में कहाँ पाई जाती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग मेसोफिल कोशिकाओं की बात करते हैं तो मेसोफिल कोशिकाएं जो है वो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले एक प्रकार के जमीनी उत्तक होते हैं ना। कैसे होते हैं, जमीनी उत्तक
आवश्यक होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं ना, और ये आपके प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी जो है वो निभाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना डैश कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? तो जी हाँ, श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने की इस घटना को जो है ना वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं ना। वहीं भौतिकी में अपवर्तन एक तरंग का पुनर्निर्देशन है, क्योंकि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। इसे याद रखिएगा ना, अपवर्तन की बात हो रही है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश की हुई सतह पर पहुंचती है और प्रकाश की किरण वापस से लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर उसी में अंदर चला जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो आपका अपवर्तन होता है, वापस लौट जाता है तो परावर्तन होता है ना। वहीं प्रकीर्णन की बात करते हैं तो भौतिकी में एक कण के दूसरे कण से टकराने के कारण गति की दिशा में परिवर्तन जो है वो आपका प्रकीर्णन कहलाता है। इस सारे टॉपिक को इस क्वेश्चन के अंदर जरूर से याद रखिएगा। अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण, ये सारा टॉपिक आपका बहुत बहुत रिलेवेंट है। देखिए फिजिक्स हो गया, चाहे बायोलॉजी, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, चाहे केमिस्ट्री हो गया, उसमें जो भी आपका क्वेश्चन से रिलेवेंट टॉपिक बन सकता है उन सारे टॉपिक को इसमें कवर अप किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है? तो जी हाँ, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो है वो ऑलवेज सफ़ेद होता है ना, जिसमें हल्के लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, नील जामुनी और आपका वायलेट की सभी दृश्य आवृत्तियां जो है वो शामिल होती हैं, जो सभी इंद्रधनुष के रंग जो है वो बनाते हैं। और इस रंग का पैटर्न जो है वो आपका विबग्योर कहलाता है, VIBGYOR ना। इसको अगर आप शुरुआती से उल्टा क्रम में पढ़िएगा तो आपका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट आ जाएगा ना। इस तरह से इसका सारा कलर जो है वो होता है ना। चलिए तो इस तरह से बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों पार्ट से मिला के सारे क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। सारा का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ तक आप सारे के PDF को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। ये आपका पार्ट 4 था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। सारे पार्ट को आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है, इसलिए सारा क्वेश्चन जो है वो आपका आगे में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।